हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स 1 का पहला यूनिट का एकॉस्टिक के बारे में यानी साउंड जो से रिलेटेड जो भी चैप्टर या सिलेबस है उसको पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुँचा दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स और साउंड से संबंधित सारे सिलेबस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है एकॉस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। यानी जो भी बिल्डिंग्स हैं उसमें एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना। जैसे हम लोग कोई भी बिल्डिंग में जाते हैं तो आवाज़ गूंजता है ना, बहुत तरह से आवाज़ गूंजता है। तो हर बिल्डिंग का अपना अपना गुण होता है। हर बिल्डिंग जैसे खाली रूम है तो इको क्रिएट होता है। कहते हैं एकॉस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग्स स्टडीड ऑन ए साइंटिफिक बेसिस ऑफ प्रोप वालिस C7। कहता है ये जो एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज है इसको साइंटिफिक तौर पे सबसे पहले प्रोफेसर वालिस C7 ने इसका अध्ययन किया। ही अंडरटूक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सेम एंड केम अप द कंडीशंस फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। मतलब कि इसको उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टडी किया और एक मुकाम पे पहुँचे, सेटिस्फैक्ट्री मुकाम पे पहुँचे, ताकि लोगों को बता सकें कि एकॉस्टिक जो है किन किन बातों पे निर्भर करता है और एकॉस्टिक को हम कैसे कम कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग्स का, है ना। ऑफ ए हॉल एंड फाउंड दैट एकॉस्टिकल डिफेक्ट्स ऑफ ए हॉल कैन बी एलिमिनेटेड बाय एडिशन ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। और उन्होंने पाया कि किसी भी बिल्डिंग का एकॉस्टिकल प्रॉपर्टी जो है या एकॉस्टिकल इफेक्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो कम किया जा सकता है एब्जॉर्बेंट मटेरियल के थ्रू। तो क्या है एब्जॉर्बेंट मटेरियल? तो लकड़ी है, खक्सा है, थर्मोकोल है, ये सब सारा कपड़ा भी आता है, कूट भी आता है। तो ये एकॉस्टिकल एब्जॉर्बेंट मटेरियल है ना। अप्रोप्रिएट सरफेस दिस इनहेंस द क्वालिटी ऑफ साउंड इन द हॉल। ये सभी क्या करते हैं, अगर हॉल में लगा दिया जाता है लकड़ी का गत्ता या फिर खक्सा या कूट या कपड़ा, तो साउंड के क्वालिटी को इन्हेंस करता, मतलब कि इम्प्रूव कर देता है। अदर प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन अबाउट द शेप ऑफ वॉल, सीलिंग एंड हॉल। दूसरा ये भी है कि जो शेप या आकार बनाया जाता है दीवार का, वॉल का, सीलिंग का या हॉल का, उस पर भी एकॉस्टिकल इफेक्ट निर्भर करता है। सो दैट एकॉस्टिक इफेक्ट्स डू नॉट एराइज, है ना, ताकि एकॉस्टिक इफेक्ट उत्पन्न ना हो। आगे देखिए नेक्स्ट, इमारतों के ध्वनि गुणों के अध्ययन प्रोफेसर वालिस C7 द्वारा वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। उन्होंने एक व्यवस्थित अध्ययन किया और एक हॉल की संतोषजनक ध्वनि गुणवत्ता के शर्तों के साथ और पाया कि हॉल के ध्वनि दोषों को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? तो उपयुक्त सतह की शोषक सामग्री के अतिरिक्त यह हॉल में ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाता है। दीवारों, छत और हॉल के आकार के बारे में अन्य सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि ध्वनि दोष उत्पन्न ना हो। तो इको क्रिएट होता है, साउंड गूंजता है, तो वो दीवार का कंस्ट्रक्शन या प्रूफ वॉल देखते हैं कहीं कहीं डिजाइन बनाया जाता है। तो डिजाइन इसलिए रहता है ताकि वो कुछ साउंड को भी एब्जॉर्व कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्बरेशन एंड डेफिनेशन। रिवर्बरेशन क्या है ना, रिवर्बरेशन को कहते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या है? जब हम बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ गूंजती है उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं ना। रिवर्बरेशन इज द फेनोमेना ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर इट हैज़ बीन स्टॉप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बार बार जो आवाज़ रिफ्लेक्ट करता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस से दूसरे से तीसरे पे, है ना, इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। फ्रॉम सरफेस सच एज वॉल, चेयर, कूलर, एयर विद इन अ कोल्ड सरफेस। दीज रिफ्लेक्शंस बिल्ड अप विथ ईच रिफ्लेक्शन एंड डिके ग्रेजुअली, है ना। हर धीरे धीरे साउंड क्या होता है, खत्म होते जाता है, डिके होते जाता है। डिके में समाप्त होना। एज दे आर ऑब्जर्व्ड बाई द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्पेस इनक्लोज। रिवर्बरेशन इज ए कॉमन रीजन इट कैन बी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन ए कन्वर्सेशन इन ए क्राउडेड रूम और भाई सम पीपल डोंट साउंड एज ए क्लियर व्हेन यू टॉक टू देम इन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। कहता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है या फिर कुछ भी होता है तो रिवर्बरेशन या साउंड या इको ज़्यादा होता है। देखते हैं मैं जूम ऐप पे या फिर गूगल मीट है, ये सब पर जो भी मीटिंग होता है तो रिवर्बरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक बार बोलते हैं तो साउंड ज़्यादा गूंजता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रतिध्वनि को समझिए हिंदी में इसी चीज़ को, है ना। क्या है, कहता एक बंद सतह के भीतर दीवार, कुर्सी, कूलर, हवा आदि जैसे सतहों से प्रतिबिंबों के परिणाम स्वरूप ध्वनि के रुकने के बाद ध्वनि की दृढ़ता की घटना प्रतिबिंब प्रत्येक प्रतिबिंब के साथ बनते हैं और धीरे धीरे क्षय होते हैं, क्योंकि वे संलग्न स्थान में वस्तुओं की सतहों द्वारा अवशोषित होते हैं। गूंज एक सामान्य कारण है कि भीड़ भरे कमरे में बातचीत करना मुश्किल हो सकता है, या जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस उनसे बात करते हैं तो कुछ लोग स्पष्ट नहीं होते हैं या स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, तो ये प्रतिध्वनि की वजह से होता है। देखिए ये प्रतिध्वनि का एग्जाम्पल है, यहाँ से जा रहा है टकरा करके फिर यहाँ पे आ रहा है वापस काम से, है ना। तो ये इको वाला फिगर है, इसको आप समझिए और इसको अच्छे तरीके से समझ के आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज़ द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ ए रूम। किसी भी रूम का रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। देखिए द रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड टू फेड अवे, है ना, और डिके इन ए क्लोज स्पेस। पता क्लोज बंद स्पेस में जितने देर में वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, फेड ना कर जाए, वो इसका रिवर्बरेशन टाइम होता है। साउंड इन ए रूम will repeatedly bounce off surface such as the floor, wall, ceiling, windows और टेबल, है ना। जो साउंड होता है रिपीटेडली लगातार बाउंस करते रहता है, जिस तरह से गेंद को उछाल देते हैं तो देखते हैं बार बार इधर से उधर बाउंस करता है, तो साउंड भी एक रूम में इस तरह से बाउंस करता है। जितना समय वो डिके करता है उसको रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। व्हेन दीज रिफ्लेक्शंस मिक्स ए फिनोमेना नोन एज रिवर्बरेशन इज क्रिएटेड। जब ये मिक्स कर जाता है तो इसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। Reverberation reduces when the reflection hits surfaces that can absorb sound such as certain chair and even people। कहता है कि रिवर्बरेशन घटते जाता है, कैसे, तो जब चीज़ों से टकराता है आवाज़, साउंड जो है कभी कुर्सी से टकराया, कभी टेबल से टकराया, किसी के कान से, किसी आदमी या दीवार से टकराया, तो धीरे धीरे रिवर्बरेशन टाइम उसका रिड्यूस होते जाता है ना। यानी साउंड का एनर्जी ख़त्म होते जाता है, साउंड धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। The reverberation time of a room or a space is defined as the time it takes for sound decay by 60 decibel, है ना। वह समय जब साउंड जो है 60 डेसिबल से डिके कर जाए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इफ़ द साउंड इन ए रूम टुक 10 सेकेंड टू डिके फ्रॉम 100 डेसिबल टू 40 डेसिबल, द रिवर्बरेशन टाइम वुड बी 10 सेकेंड। कहता कि अगर कोई साउंड जो है 10 सेकेंड में डिके कर जाता है 100 से 40 डेसिबल, तो उसका रिवर्बरेशन टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज T60। इसको T60 से भी हम लोग लिखते हैं। आगे देखिए, कमरे का एक प्रतिध्वनि, इसको हिंदी में समझिए, कमरे का प्रतिध्वनि समय क्या है। प्रतिध्वनि समय वह समय है जो ध्वनि को फीकी या बंद स्थान में क्षय होने के लिए आवश्यक है। एक कमरे में ध्वनि बार बार फर्श, दीवारों, छत, खिड़कियों और टेबल जैसी सतहों से टकराएगी। इन प्रतिबिंबों का मिश्रण होता है तो ध्वनि के रूप में जानी जाने वाली एक घटना का निर्माण होता है। परावर्तन कम हो जाता है। जब प्रतिबिंब उन सतहों से टकराते हैं तो ध्वनि को अवशोषित कर सकती है, जैसे कि पर्दे, कुर्सियाँ, यहाँ तक कि लोग भी। किसी कमरे या स्थान में प्रतिध्वनि समय को समय के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। लोगों के कान में भी जाएगा तो कम होगा ही ना इसका एनर्जी, साउंड का एनर्जी। जब ध्वनि 60 डेसिबल तक क्षय होने में लगता है, उदाहरण के लिए यदि किसी कमरे में ध्वनि को 100 डेसिबल से 40 डेसिबल तक क्षय होने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो प्रतिध्वनि समय 10 सेकंड होगा। इसे T60 के रूप में भी लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू मेजर रिवर्बरेशन टाइम। अतः रिवर्बरेशन टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है ना, क्या यूज करते हैं। तो कहते हैं इन मेनी केसेस द ISO 3382 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ रिवर्बरेशन टाइम। These standards define the methodology to be used when determining T20 to T30 and T60 values, as well as calculation of uncertainty and reliability of the values. ISO 3382 is the standard that is used in the noise tool reverberation। तो नॉइज टूल रिवर्बरेशन यानी कि रिवर्बरेशन के नॉइज टूल्स की तरह काम करता है ISO 3382, है ना। टाइम मॉड्यूल विच कैन बी लर्न मोर अबाउट हियर। तो इस टाइम टूल्स की तरह काम करता है ना। प्रतिध्वनि समय को मापने के लिए किन मानकों का उपयोग किया जाता है। कई मामलों में ISO 3382 श्रृंखला के मानकों का उपयोग पुनर्संयोजन, है ना,
समय की गणना में किया जाता है। ये मानक T20, T30, T60 मानों के साथ साथ अनिश्चितता और मूल्यों की विश्वसनीयता की गणना करते हैं। उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली को परिभाषित करते हैं। ISO 3382 वह मानक है जिसका उपयोग नॉइज टू रिवर्बरेशन टाइम मॉडल में किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। चलिए, इको क्या है? गूंज जिसको कहते हैं ना, इको रिपीटिशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्ट करने के बाद बार बार जो साउंड रिपीट करता है ना, तो हमें वॉल, माउंटेन और अदर ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस ए साउंड हियर्ड अगेन नियर इट्स सरफेस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड। मतलब एक दीवार, पहाड़ या अन्य बाधा सतह से ध्वनि तरंगों के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति परिवर्तित होने के बाद अपने स्रोत के पास फिर से सुनाई देने वाली को इको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देख। तो हम लोग देख रहे थे इको, और चलिए आगे देखते हैं और आगे इको से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं इसको क्लियर करते हैं। इन ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, तो ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग में एंड अकॉस्टिक इको इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी बार बार जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है इसकी वजह से इको क्रिएट होता है। राइज एट द लिसनर विथ डिले आफ्टर द डायरेक्ट साउंड, है ना, मतलब कि डायरेक्ट साउंड के कुछ देर बाद आता है ना। द डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द साउंड एट द लिसनर। साउंड जो डिले होता है किससे समानुपाती होता है? तो जो सोर्स है जितना दूर गया, मान लो कि पहाड़ है बहुत दूर है, वहाँ से तो जाने में और आने में समय लगेगा ही, तो इसके समानुपाती होता है डिले, है ना। टिपिकल एग्जाम्पल आर द इको प्रोड्यूस बाय द बॉटम ऑफ वॉल बाय बिल्डिंग और बाय वॉल्स इंक्लोइड रूम एंड एम्प्टी रूम, है ना। ट्रू इको इज सिग्नल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड सोर्स। एक आगे देखते हैं, है ना। टिपिकल एग्जाम्पल क्या है इको प्रोड्यूस होने का? तो बॉटम ऑफ ए वेल, कुआं, है ना, कुआं का जो केंद्र होता है, देखिए कुआं में बोलिएगा तो आवाज आएगा कैसे। बिल्डिंग, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, है ना। दीवार भी होता है, इंक्लोज रूम हो गया, एम्प्टी रूम, खाली रूम भी होगा, है ना। तो ये सभी जगहों पे इको काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो ट्रू इको इज अ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड सोर्स। जो ट्रू इको होता है वो सिंगल रिफ्लेक्शन होता है साउंड सोर्स का। ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग और ध्वनि में इको ध्वनि प्रतिबिंब है जो श्रोता के पास सीधी ध्वनि के बाद देर से पहुंचता है। देरी स्रोत और श्रोता से परावर्तक सतह की दूरी के सीधा अनुपातिक है। विशिष्ट उदाहरण एक कुएं से तल से एक इमारत द्वारा एक संलग्न कमरे की दीवारों और एक खाली कमरे से उत्तम प्रतिध्वनि है। सच्ची प्रतिध्वनि स्रोत का एकल प्रतिबिंब है ना। सच्ची प्रतिध्वनि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखिए, ये इको है, इको से हम लोग इससे पता कर लेता है कि समुद्र का गहराई कितना है ना। सोनार लगा होता है, ये फिर साउंड छोड़ता है, जाने और आने का समय कैलकुलेट कर लेता है, और स्पीड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, स्पीड इंटू टाइम। अगर हमको साउंड का स्पीड मालूम है और जाने और आने का समय मालूम है, दोनों को गुना कर देगा तो डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा कि समुद्र का गहराई कितना है। तो ये सिंपल तरीका से फाइंड आउट करते हैं समुद्रों की गहराई या समुद्र के नीचे छुपे हुए खजाना, तेल या फिर डूबे हुए पनडुब्बी या जहाज़ों को। आगे देखिए, नॉइज है। क्या है नॉइज? तो नॉइज इज एन अनवांटेड साउंड कंसिडर्ड अनप्लीजेंट, लाउड और डिस्ट्रप्टिव हियरिंग, है ना। अनप्लीजेंट, जो हमारे सुनने में कड़वाहट हो या हमको सुनना पसंद ना हो, उसको नॉइज कहते हैं। फ्रॉम फिजिक्स स्टैंड पॉइंट, नॉइज इज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम डिजायर्ड साउंड। नॉइज का जो डिजायर्ड साउंड है उसे अंतर डिस्टिंग्विशेबल किया जा सकता है ना, अंतर किया जा सकता है। जो बोथ आर वाइब्रेशंस मीडियम, दोनों भी वही चीज़ है, मीडियम में वाइब्रेशन। नॉइज है कि अनवांटेड सिग्नल जिसको हम सुनना नहीं पसंद करता, सच ए एयर और वाटर, है ना। और डिफरेंस एराइजेज व्हेन द ब्रेन रिसीव्स एंड परसीव ए साउंड, कहता कि हवा का शोर और पानी का शोर, और दोनों का अंतर हम लोग आसानी पर बता सकते हैं कि हवा शोर कर रहा है या पानी शोर कर रहा है। तो ये है नॉइज। कहता अवांछित ध्वनि है जिसे अप्रिय, तेज या सुनने में बाधा डालने वाला माना जाता है। भौतिकी के दृष्टिकोण से शोर वांछित ध्वनि से अभेद्य है ना, क्योंकि दोनों एक माध्यम से कंपन है, जैसे हवा या पानी। अंतर तब उत्पन्न होता है जब मस्तिष्क ध्वनि प्राप्त करता है और मानता है कि हवा का शोर है या ध्वनि का शोर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड टू कंट्रोल रिवर्बरेशन, यानी किस विधि द्वारा हम रिवर्बरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहता है द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड, है ना।
रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। कहता कि बिग हॉल में, बड़े हॉल में बार बार साउंड रिपीट करता है, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे परसिस्ट करेंगे। कहता है कि वॉल सेलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। कहता कि जो बड़े बड़े हॉल में या बड़े बड़े बिल्डिंग में बार बार आवाज़ गूंजता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, कहता अगर रिवर्बरेशन बहुत लंबा है, देन द साउंड बिकम्स ब्लर्ड, तो धुंधला साउंड आएगा, साफ क्लियर साउंड नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड होगा, मतलब कि सही से क्लियर आवाज़ नहीं होगा। एंड कन्फ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड, बार बार साउंड ओवरलैप कर जाएगा, जिससे हम कोई भी साफ सुथरा से नहीं सुन पाएंगे। इन ए बिग हॉल एंड ऑडिटोरियम आर्ट फॉलो, तो इसमें हम कहता है कि किस विधि द्वारा, किस मेथड द्वारा हम रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा दिया है। तो सबसे पहले किया है पैनल्स मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, है ना, और फेल्ट, मतलब कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा करके आर पुट ऑन द वॉल एंड सीलिंग ऑफ बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। बड़े बड़े वॉल में, ऑडिटोरियम में एब्जॉर्बिंग मटेरियल को लगा करके हम साउंड के कम कर सकते हैं या साउंड के रिवर्बरेशन को कम किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड, यानी कारपेट लगा करके हम साउंड के एब्जॉर्बन को या रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं, ताकि वह साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें, रिड्यूस रिवर्बरेशन। तीसरा कह रहा है हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन द डोर्स एंड विंडोज टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। कर्टेन्स लगा करके, है ना। द मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर मेकिंग द सीट्स इन अ बिग हॉल और ऑडिटोरियम टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को कम करने के लिए बहुत सारा तरीका, देखिए हिंदी में समझिए इसको। सबसे पहले क्या है, तो ध्वनि अवशोषक सामग्री जैसे संपीड़न फाइबर बोर्ड या महसूस पैनल बोर्ड बड़े हॉल सभागारों की दीवारों और छतों पर गूंज को कम करने के लिए लगाया जाता है। दूसरा हो गया ध्वनि को अवशोषित करने और प्रतिध्वनि को कम करने के लिए फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं। तीसरा हो गया कालीन बिछाकर ध्वनि को अवशोषित करना कम करने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं। तीसरा हो गया ध्वनि अवशोषित गुणों वाली सामग्री का उपयोग बड़े हॉल या सभागार में सीट बनाने के लिए किया जाता है, ताकि गूंज कम। फॉर्म का सीट देखते होंगे, कुर्सी पे लगा रहता है ना, पर्दा लगा रहता है, तो ये सभी चीज़ रिवर्बरेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं क्या, या अल्ट्रासोनिक कहते किसको। तो ध्यान दीजिएगा, साउंड वेव्स इज ए वाइब्रेशन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मीडियम। साउंड वेव क्या है कि वाइब्रेशन जो के माध्यम में ट्रांसमिट करता है, सच एज एयर, वाटर एंड मेटल। अल्ट्रासोनिक वेव इज डिफाइंड एज एन ऑडिएबल साउंड विथ हाई फ्रिक्वेंसी पर ह्यूमन, मतलब कि जो आदमी के सुनने से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और विच जनरली एक्सीड्स 20 किलोहर्ट्ज़, 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर वाले साउंड को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। दिस डे साउंड वेव विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी हेयर्ड इज आल्सो कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, यानी जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। वैसे साउंड वेव जिसको कि हम नहीं सुन सकते हैं या हमारे सुनने के लायक नहीं है ना। ध्वनि तरंग एक कंपन है जो एक माध्यम से प्रसारित होती है, जैसे हवा, पानी और धातु। अल्ट्रासोनिक तरंग को मानव के लिए उच्च आवृत्ति के साथ अश्रव्य ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। की आवृत्ति आमतौर पर 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है। इन दिनों ध्वनि तरंग जिसे सुनने का इरादा नहीं, उसे अल्ट्रासोनिक तरंग भी कहा जा सकता है। सुनने का इरादा क्या, हम जिसे नहीं सुन सकते हैं उसका अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इसका क्या गुण है अल्ट्रासोनिक के, तो वो देखिए आराम से, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, तो इसका कहता है सबसे पहला प्रॉपर्टी अल्ट्रासोनिक का, वेव्स आर हाईली इनर्जेटिक एंड ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत ऊर्जा होता है और काफ़ी दूर तक ये ट्रेवलिंग करता है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स वाइब्रेट एट ए फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन ऑडिएबल रेंज फॉर ह्यूमन, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ, छोटा होता है वेवलेंथ। एज ए रिजल्ट देयर पेनेट्रेटिंग पावर इज है, भेदन क्षमता इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा भेद सकता है अल्ट्रासोनिक वेव। तीसरा प्रॉपर्टी है इसका, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में इस ट्रेवल नहीं करता है ना। तो कोई वैक्यूम में मीडियम ही नहीं, तो अल्ट्रासोनिक रहे या कोई भी रहे तो ट्रेवल ही नहीं करेगा साउंड, है ना। अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, दे हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ डेंसर मीडियम। अल्ट्रासोनिक वेव का वेलोसिटी सबसे अधिक डेंसर मीडियम में होता है। इन ए होमोजीनियस मीडियम दैट ट्रेवल एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। होमोजीनियस मीडियम में एक समान वेलोसिटी से, समान चार्ज से ट्रेवल करता है।
प्रॉपर्टी 6 देखिए, ये सब याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है अल्ट्रासोनिक वेव का प्रॉपर्टी क्या है ना। और देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इन लो विस्कोसिटी लिक्विड अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस वाइब्रेशन। लो लिक्विड विस्कस लिक्विड में अल्ट्रासोनिक वेव जो है क्या उत्पत्ति करता है, वाइब्रेशन। दे अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जर्प्शन, है ना, परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण की घटना भी होता है अल्ट्रासोनिक में। दे हैव हाई एनर्जी कॉन्टेंट, दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बिना ऊर्जा का लॉस किए लंबी दूरी को तय करता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी देखिए, दे प्रोड्यूस इंटेंस हीट व्हेन दे आर पास थ्रू ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट से होकर के गुजरता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर देता है ना। 10वां प्रॉपर्टी, लाइक साउंड वेव अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट प्रोड्यूस अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को शो करता है। रियर फ्रैक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आर रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड बाई लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव, परावर्तन, अपवर्तन और ऑब्जर्प्शन होता है। सेटअप स्टैंडिंग वेव इन लिक्विड एंड प्रोड्यूस एन अकॉस्टिकल ग्रेटिंग, अकॉस्टिकल ग्रेटिंग को भी उत्पन्न करता है। व्हेन एक्सपोज्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लंबे समय तक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़िएगा ना तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा अल्ट्रासोनिक वेव का प्रॉपर्टीज़। आगे नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। एप्लीकेशन ऑफ, आगे हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक। तो सबसे पहले सिग्नलिंग में है ना, फिर मेटलर्जी में, फिर इंडस्ट्रियल यूज और फिजिकल यूज। चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो सिग्नलिंग में क्यों यूज करते हैं, सिंस फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज़ वेरी हाई, फ्रिक्वेंसी चूँकि बहुत हाई होता है, दे कैन यूज फॉर सिग्नलिंग विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि बिना किसी लॉस की ऊर्जा का सिग्नलिंग अच्छे तरीके से करता है, इसलिए सिग्नल में हम फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक का। मेटलर्जिकल में दे यूटिलाइजिंग वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, नॉर्मली 100 मेगाहर्ट्ज का डिटेक्शन ऑफ कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल बाई मीन्स एन अल्ट्रासोनिक वेव। मतलब कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है, तो मेटलर्जिकल में हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लिया कि हम खादान से कुछ चीज़ निकालना चाह रहे हैं, वहाँ पे खादान बनाना चाह रहे हैं, तो पत्थर तो नहीं है, पहाड़ तो नहीं निकल जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ के पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे ऑब्स्टेकल तो नहीं है। तो ये मेटलर्जिकल यूज में बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अपार्ट फ्रॉम दिस सरफेस मॉर्फोलॉजी एंड होमोजेनिटी कैन आल्सो बी स्टडीड इन डिटेल। सरफेस मॉर्फोलॉजी और सरफेस होमोजेनिटी, एक समान सरफेस है कि नहीं, आगे खड्डा तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, खोल तो नहीं है, इसके हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूज। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर डिटेक्टिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट इन मटेरियल, मटेरियल के अंदर टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, एयर गैप तो नहीं है, इसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं। फिजिकल यूज में कहता है फ्री वॉल्यूम एंड एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड कैन बी स्टडीड यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये सारे अल्ट्रासोनिक से हम लोग पता कर लेते हैं। केमिकल यूज आ जाइए। केमिकल यूज में दवाई वाई बनाने में है ना, आर यूज टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन बाई एक्टिंग कैटलिस्ट, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना। मेडिकल यूज में आ जाइए। डायग्नोस्टिक यूज, दे आर यूज टू डिटेक्ट ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एंड ग्रोथ ऑफ फेट्स, यानी ट्यूमर वगैरह है उसके डिटेक्ट करने में, उसको डायग्नोस करने में, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं ब्लड थक्का जम गया उसको डिस्ट्रॉय या ख़त्म करने में, है ना। फिर आ जाइए आपका थेरेप्यूटिक्स यूज। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूजफुल इन रिलीविंग आर्थराइट्स, न्यूरोलॉजिकल एंड र्यूमेटिक पेन, यानी चिकित्सीय पे अल्ट्रासोनिक तरंग गठिया तंत्र का संबंध और अमावती दर्द से राहत दिलाने के लिए। बहुत सारे देखते हैं एज होता है तो घुटना में दर्द हो जाता है, पैर में, कंधा में, कुल में, ये सारे दर्द, तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक का यूज करके रेमेडी किया जाता है, सुधार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है ना। तो कहता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सरफेस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एरिया which absorb the same amount of sound energy as absorbed by unit of an open window। ओपन विंडो जो है इसका यूनिट है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को मेजर करने का मेन यूनिट क्या है, ओपन विंडो। कहता है फॉर एग्जांपल इफ 2 मीटर स्क्वायर ऑफ ए कारपेट अब्जॉर्ब्स द सेम अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एज अब्जॉर्ब्ड बाय 1 मीटर स्क्वायर। कहता है 2 मीटर स्क्वायर जितना कारपेट जितना ऑब्जर्व करता है एनर्जी को, उतना ही 1 मीटर स्क्वायर जो ओपन विंडो ऑब्जर्व करता है। देन ओपन
एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो 1.2 इक्वल टू 0.5 है ना। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज मेजर्ड इन ओपन विंडो यूनिट OUW में मेजर कर किया जाता है, या सेवाइंस भी कहते हैं, सेवाइन वैज्ञानिक का नाम था, या तो ओपन विंडो यूनिट में या सेवाइन में। नेक्स्ट देखिए सर्जिकल यूज है, बीच में ये आ गया था सर्जिकल यूज अल्ट्रासोनिक का। वन ऑफ द मेन यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज मेडिकल फील्ड ब्लड सर्जरी है ना, वेर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर फोकस्ड ऑन द शार्प ऑब्जेक्ट इट कट्स सील द ब्लड वेसल क्विकली विदाउट लॉस ऑफ ब्लड, मतलब कि काटने छाटने में अल्ट्रासोनिक आगे यूज होता है ना। एक रह गया था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट उधर भी था, मिक्स हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे यूज कर याद रख लीजिएगा कि ये जो यूज है अल्ट्रासोनिक का, आइए डिफिनीसन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का है। देखिए और फिर से आ गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का डिफिनीसन क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस द टोटल इंसिडेंट साउंड एनर्जी ऑफ द सरफेस है ना। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैसे है, तो साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, याद रखिएगा कैसे डिफाइंड है, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस बाय टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, यही है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ना। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा और है इसमें, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। Thus we can say that open window behaves as a perfect absorber of sound. ओपन विंडो है, ओपन है, खुला हुआ खिड़की, तो निश्चित है कि ऑब्जॉर्ब हो जाएगा साउंड, वहाँ पे कोई गूंजेगा नहीं है ना। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सर्टेन एरिया ऑफ द सरफेस टू दैट ऑन द ओपन विंडो ऑफ द सेम एरिया, मतलब कि अवशोषण गुणांक क्या है, देखिए इसको अच्छे तरीके से करते हैं। हम कह सकते हैं कि खुली खिड़की ध्वनि के एक पूर्ण अवशोषक के रूप में व्यवहार करती है और इसलिए अवशोषण गुणांक को सतह के एक निश्चित क्षेत्र द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, उसी क्षेत्र की एक खुली खिड़की है। नेक्स्ट देखिए क्या है, द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ ए सरफेस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एरिया विच एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय यूनिट ऑफ एन ओपन विंडो, मतलब परिभाषा क्या, एक सतह के अवशोषण गुणांक उस क्षेत्र के पारस्परिक रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक खुली खिड़की द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा के समान मात्रा की अवशोषण करता है ना। यानी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मेन क्या है यूनिट, ओपन विंडो। देखिए इसको और अच्छे तरीके से इसका एक ये फार्मूला मेन आप जरूर याद रखिएगा, ये देखिएगा साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई द सरफेस बट ए टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का डिफिनीशन है। तो बहुत सारा डिफिनीशन, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। इसको भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के लेकर के समझते हैं। मान लिया कि 10 मीटर स्क्वायर ऑफ a certain carpet absorbs the same amount of sound energy as absorbed by 1 meter square of the सेम ओपन विंडो। मान लिया कि 10 मीटर स्क्वायर का कोई कारपेट है, उतना ही साउंड एनर्जी को ऑब्जर्व करता है जितना 1 मीटर स्क्वायर का ओपन विंडो करता है, तब उसका ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू 0.1। ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1/10। द ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट इज मेजर्ड इन ओपन विंडो यूनिट OW और सेवाइन। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट। उदाहरण के लिए देखिए यही इसी चीज़ को हिंदी में लिखा गया है। उदाहरण के लिए एक निश्चित कालीन के 10 मीटर स्क्वायर को उसी खुली खिड़की के 1 मीटर स्क्वायर द्वारा अवशोषित ध्वनि ऊर्जा की समान मात्रा को अवशोषित करने दें तो कालीन का अवशोषण गुणांक 1/10 यानी 0.1 है। अवशोषण गुणांक को OW में या सेवाइन के रूप में मेजर किया जाता है ना। एवरेज ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, द एवरेज ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द टोटल ऑब्जर्प्शन इन द हॉल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉल। तो एकॉस्टिक वाला जो हमारा यूनिट था वो ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और चलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए सिलेबस के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।